ये तस्वीर 5 अगस्त 2019 के पहले की है, जब जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 लागू था। सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी, स्कूलों का जलना, आतंकवाद, अलगाववाद आम सी बात थी। तीन 370 के खात्मे के बाद से आतंकवाद की घटनाओं में 81% की कमी आई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव वहां भारत के लोकतंत्र को और मजबूत करने के मौके के तौर पर आया है, लेकिन क्या भारत विरोधी भी विधानसभा चुनाव का फायदा उठाने के फिराक में है? प्रतिबंधित संगठन जमाती इस्लामी जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव लड़ने की योजना बना रहा है। बताया जा रहा है कि जमाती इस्लामी अपने उम्मीदवारों को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतार सकती हैं। जमाती इस्लामी संगठन पर आतंकवादियों की आर्थिक और वैचारिक मदद करने का आरोप है। एक और निर्दलीय उम्मीदवारों के तौर पर जमात इस्लामी का चुनाव मैदान में उतरने का फैसला सामने आया है। दूसरी ओर राहुल गांधी के गठबंधन साथी फारूक और उमर अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में आर्टिकल 370 की बहाली का वादा किया है। यानी विधानसभा चुनाव जहां लोकतंत्र की अगली सीढ़ी है, तो आशंका इस बात की भी खड़ी हो रही है कि कहीं ये कश्मीर को 2019 की स्थिति में वापस न धकेल दे। सूत्रों के मुताबिक पहले फेज की 24 सीटों में कम से कम 2 सीटों पर जमात इस्लामी अपना उम्मीदवार उतारेगा। ये 2 लोग हैं, डॉक्टर तलत मजीद पुलवामा से और यासिर रेशी कुलगाम से। डॉक्टर तलत जमात इस्लामी के एडवाइजरी काउंसिल में थे, बाद में वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से जुड़ गए। जमात इस्लामी के समर्थन से निर्दलीय चुनाव लड़ने के पहले डॉक्टर तलत ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। यासिर रेशी जमात इस्लामी के एजुकेशन विंग के प्रमुख के तौर पर उससे जुड़े हुए थे। सूत्रों की माने तो दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम, शुपियां और पुलवामा में खास तौर पर जमाती इस्लामी अपने उम्मीदवारों को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतार सकती हैं और जिससे जम्मू कश्मीर की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पर एक गहरा इम्पैक्ट हो सकता है। 8 से 10 सीटों में अगर जमाती इस्लामी सिर्फ 2 से 3 सीटें जीतने में भी सफल रहता है, तो आने वाले वक्त में जमाती इस्लामी की जम्मू कश्मीर की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में काफी अहम भूमिका हो सकती है। जमात इस्लामी ने बैकडोर से विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले ये भी कोशिश की कि किसी तरह उन पर से प्रतिबंध हटे। हाल ही में जमात इस्लामी ने अपने दस्तावेजों में बदलाव किया है, भारतीय संविधान पर विश्वास जताने का प्रस्ताव पारित किया। उसने ये स्वीकार भी किया जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन जमात की कथनी और करनी पर आसानी से भरोसा नहीं जताया जा सकता। 23 अगस्त को यूएपीए ट्रिब्यूनल ने प्रतिबंध हटाने की जमात इस्लामी की मांग को ठुकरा दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहली बार साल 2019 में जमात इस्लामी को बैन किया था। उसके बाद 28 फरवरी 2024 में एक बार फिर इस प्रतिबंध को 5 साल के लिए बढ़ाया गया और अब 23 अगस्त को यूएपीए की ट्रिब्यूनल ने ये मांग को अस्वीकार कर लिया, ठुकरा दिया, जिसमें जमात इस्लामी की तरफ से इस बैन को हटाने की मांग की गई थी। यानी कि एक बात साफ हो गई कि अभी भी जमात की गतिविधियां संदेह के बाहर नहीं हैं। जमात इस्लामी ने एक संगठन के तौर पर जम्मू कश्मीर में अपना आखिरी चुनाव 1987 में लड़ा था। उस चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगे थे। 1987 के चुनाव के बाद फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनने में सफल रहे थे, लेकिन ये वही चुनाव था जिसके बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का दौर शुरू हो गया। 1987 से लेकर 2019 तक जमात इस्लामी बड़े पैमाने पर भारत में गड़बड़ी फैलाने के आरोपों में संदेह के घेरे में आया। 2019 में यूएपीए कानून के तहत प्रतिबंध लगने के बाद अब जमात अपनी रणनीति बदलता नजर आ रहा है और कल तक अलगाववाद की बात कर रहे लोग
आज मुख्य धारा में भरोसा होने की बात कह रहे हैं। जब आप कश्मीर में हैं तो आप कश्मीर में रहते हुए जियो पॉलिटिकल सिनेरियो को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों पे जब हम गहराई से देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि यहाँ जो सेपरेटिज्म का जो मसला रहा है पिछले 3-4 दहाइयों से तो उसमें लग रहा है कि मुझे इसमें हमारा जवान जो है वो कंज्यूम हो रहा था और कंज्यूम होने के अलावा और कुछ हासिल नहीं हुआ है लोगों को। खासकर अगर मैं मजमूई तौर पर मैं कश्मीरी कौम की अगर बात करूँगा तो यही वजह थी कि हमें अब मेन स्ट्रीम में आना चाहिए। पहली नजर में जमात इस्लामी की बदली बदली बातें सुखद लग सकती हैं। कश्मीर में भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए 370 के खात्मे जैसे कदमों का नतीजा दिख सकती हैं, लेकिन संदेह के बादल तब उठते हैं जब जमात इस्लामी की कौन कहें। यहां तो मुख्य धारा में रही कश्मीरी पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के इरादे भी संदेहास्पद लग रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो पर अमित शाह क्यों राहुल गांधी से सवाल कर रहे हैं, ये आप समझें उससे पहले जान लीजिए कि चुनाव में जमात के बैकडोर एंट्री पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की प्रतिक्रिया क्या है। हम तो चाहते थे कि वो अपने सिंबल पे कैंडिडेट उठाएं, अपने पार्टी जमात इस्लामी के नाम पे कैंडिडेट उठाएं, लेकिन अगर वो मुमकिन नहीं हुआ तो चलिए आज वो आजाद उम्मीदवार ही सही आए मैदान में अपना मंशूर लेके, अपने इरादे लेके, अपने वादे लेके। अच्छी बात है, पर मैं कहती हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जमात इस्लामी के ऊपर बैन हटाना चाहिए, क्योंकि अगर इस मुल्क में कम्युनल जमातें जैसे जो पूरे मुल्क में जहर फैला रही हैं इस वक्त, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, जो जुलूस निकालते हैं, जो मस्जिदों पे पत्थर मारते हैं, जो मुसलमानों को लिंच करते हैं, आप उन पे तो बैन नहीं लगाते हैं। जमात इस्लामी जो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका तालीम में बहुत बड़ा रोल रहा है, जिन्होंने सैलाब में बहुत बड़ा काम किया, जिन्होंने कोविड में लोगों की बड़ी मदद की, उनके ऊपर बैन लगा दिए। क्यों लगाया बैन? एक और जमात इस्लामी के बैकडोर से विधानसभा चुनाव लड़ने का नैतिक समर्थन तो दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो ऐसा जिसे मानो पाकिस्तान से सलाह मशवरा कर तैयार किया गया हो। इस मैनिफेस्टो में आर्टिकल 370 और 35A को बहाल करने का वादा है। पहले की तरह कश्मीर का अलग झंडा फिर से मान्यता देने की बात है। नौकरियों में पाकिस्तान परस्तों को वापस जगह देने का इरादा साफ है और तो और आरक्षण की भी समीक्षा करने की बात इस मैनिफेस्टो में कही गई है। और इस बीच उमर अब्दुल्ला ने अमित शाह के आरोपों पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे मैनिफेस्टो में कहां लिखा है कि हम पहाड़ों का नाम बदलेंगे। अगर ऐसा लिखा है तो सियासत छोड़ देंगे। उमर से खास बातचीत की हमारे सहयोगी साहिल सुहेल ने। हमारे मैनिफेस्टो में कहीं पे भी किसी का भी नाम बदलने का जिक्र नहीं है। अगर कोई मुझे मैनिफेस्टो हमारा छपा हुआ है, पब्लिक डोमेन में है, कोई मुझे उसका स्क्रीनशॉट लेके दिखाए, मैं आज ऐलान करके आपसे कहता हूं ना, मैं सियासत छोड़ के चला जाऊंगा। अगर कोई मुझे ये दिखाए कि हमने कहीं पे लिखा है कि हम पहाड़ियों के नाम जो हैं या इन जगहों के शंकराचार्य का या जो आपका हरि पर्वत है, हम उनका नाम बदल देंगे।